गुड मॉर्निंग साथियों। नर्सिंग ए टू जेड के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर पीआर यादव के सॉल्यूशंस करा रहे हैं और पीआर यादव के सॉल्यूशन की सीरीज में मैं कराने जा रहा हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और उसकी क्लास 4th आज होने वाली है। इससे पहले 3 क्लास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की हो चुकी हैं जो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, उन क्लासेस को लेना, क्योंकि ये क्लास जो है वैक्सीनेशन की 3rd क्लास होने वाली है। इससे पहले 2 वैक्सीनेशन की क्लास हो चुकी हैं, तो अगर आपने उनको नहीं लिया है तो उनको लें, क्योंकि उसमें हमने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, वैक्सीन की हिस्ट्री के बारे में और महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट हैं अबाउट वैक्सीनेशन वो कराए हुए हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे ज़्यादातर मिसलेनियस चीज़ों के बारे में, और जो हमने पीछे पढ़ा है उसका यहाँ पर एक तरह से यूज होने वाला है। तो ये क्लास आपके लिए एक तरह से रिवाइज क्लास होने वाली है। तो आप अगर इस क्लास को ले रहे हैं तो उससे पहले उन दोनों क्लासेस को लें। ठीक है, तो मेरा नाम है आयुष सिंघल एंड मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ केजीएमयू में। ठीक है, हम चालू कर रहे हैं वैक्सीनेशन क्लास 4th। उससे पहले एक मोटिवेशन कोट है कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। ठीक है बच्चों, इस सक्सेस जो है आपका सबसे बड़ा रिवेंज है। ठीक है, अगर आपको किसी से रिवेंज लेना है तो आप अपनी सफलता से लीजिए। ठीक है, जैसा कि आप बोलते भी हैं कि शोर खुद मत मचाओ, सफलता को शोर मचाने दो। ठीक है, इतनी मेहनत से तैयारी करो, चुपचाप तैयारी करो, बिल्कुल लगन से तैयारी करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। ठीक है, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो आप बिल्कुल मेहनत करो। ठीक है, इस मेहनत में हम आपका साथ देंगे जब तक कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन जाते। तो चलो हम चालू करते हैं क्लास 4th वैक्सीनेशन। और इसमें पीआर यादव का हम 85 क्वेश्चंस पे पहुंच गए थे, 84 तक हमने कर लिए थे और 85 क्वेश्चन से हम चालू करने वाले हैं बीसीजी टॉपिक। बीसीजी आपको पता है क्या होता है? बैसिलस गैलमेटेगुरिन होता है। बीसीजी की वैक्सीनेशन के बारे में हमने पढ़ा था, किसके लिए देते हैं? तो टीबी के लिए बीसीजी की वैक्सीनेशन जो है यूज की जाती है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। किसके लिए बच्चों? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। अच्छा, तो बीसीजी की वैक्सीन क्या होती है, कैसी होती है? हमने पढ़ा था कि कुछ वैक्सीन के टाइप होते हैं, जैसे कि लाइव वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन होती है, टॉक्सॉइड होती है। तो बीसीजी भी उन्हीं में एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। और इसमें भी हमने पढ़ा था बीसीजी एक बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। कैसी होती है बच्चे? बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। दूसरा हमने पढ़ा, जब हमने पढ़ा था एनआईएस नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो पिछली क्लास वैक्सीनेशन में हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा कि वैक्सीनेशन जो है बीसीजी का वो करते हैं एट बर्थ। और बर्थ पर डोज जो होती है बीसीजी की वो 0.05 ml होती है। और ये जो 0.05 ml है ये हम कब तक देते हैं? जब तक बच्चा 1 मंथ तक नहीं हो जाता। कि बीसीजी की वैक्सीन वैसे तो बर्थ पे दे देनी चाहिए 0.05 ml, उसको हमको वैक्सीन दे देनी है। कैसी दे देनी है? तो इंट्राडर्मल दे देनी है। ठीक है, कहाँ पे दे देनी है? तो लेफ्ट अपर आर्म पे दे देनी है। ठीक है, सॉरी, लेफ्ट अपर आर्म पर उसको वैक्सीन जो है हमको दे देनी है। ये हमको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको देखना है वैक्सीनेशन बीसीजी का तो आप अपनी लेफ्ट अपर आर्म पर देख सकते हैं, वहां पर एक मार्क दिखाई देगा जो कि किसका है? बीसीजी का है, कि आपको बीसीजी का टीका लगा होगा। अगर मान लो बच्चा बर्थ पे हमारी डोज जो है मिस हो जाए, तो अगर बच्चा 1 मंथ से बड़ा हो गया तो अब हम उसको 1 ml डोज देंगे। कब तक? 1 ईयर तक। ठीक है बच्चे, ये बात आपको याद रखनी है। बीसीजी की वाइल आपने देखी नहीं हो तो ये देखो बीसीजी की वाइल है, बीसीजी वैक्सीन। और अगर आप बात करो तो ये जो है इसका क्या है? डाइल्यूएंट है। डाइल्यूएंट का काम क्या होता है? तो बीसीजी की जो वैक्सीन आती है वो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन आती है, आपको बताया था हमने। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन को हमको एनएस में मिलाया जाना पड़ता है। डाइल्यूएंट इसका होता है एनएस, नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन में हम उसको मिलाते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं और फिर बच्चों को क्या करते हैं? देते हैं। ठीक है बच्चे, ये समझ में आ गया। बीसीजी के बारे में और क्या जान सकते हैं कि बीसीजी की वजह से क्या होता है? स्कार का फॉर्मेशन होता है। स्कार फॉर्मेशन जो है बात कर सकते हैं, वैक्सीन है कि एक स्कार फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। दूसरी चीज, बीसीजी की जब वैक्सीन दी जाती है तो किस सिरिंज का उपयोग किया जाता है? तो एक खास सिरिंज होती है जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलिन सिरिंज। क्या बोलते हैं बच्चे? ट्यूबरकुलिन सिरिंज। तो ट्यूबरकुलिन सिरिंज होती है जिसका इस्तेमाल करते हैं बीसीजी की वैक्सीनेशन के लिए।
तो चैप्टर चालू करते हैं। 85 क्वेश्चन, व्हाट इज द बैसिलस कैलमेटिक बीसीजी। तो बीसीजी इज अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या है, बैक्टीरियल है, नॉट अ वायरल वैक्सीन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सिरिंज इज यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन। तो हमने पढ़ा बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए ट्यूबरकुलिन की सिरिंज यूज होती है, और जिसका अगर बात करें तो ये 26 गॉज की सिरिंज होती है। कितने की? 26 गॉज की। यहाँ पर आपको दो सिरिंज दिखाई गई हैं, जिनमें से एक ट्यूबरकुलिन की सिरिंज है और एक आपको इंसुलिन की सिरिंज दिखाई गई है। ठीक है, इनको क्यों दिखाया गया? क्योंकि दोनों ही आप देखोगे कि 1 ml की सिरिंज होती हैं, लेकिन दोनों सिरिंजेस अलग अलग होती हैं, काम अलग अलग होता है, रूट अलग अलग होता है। ट्यूबरकुलिन की सिरिंज को हम इंट्राडर्मल यूज करते हैं, इसको सबक्यूटेनियस यूज करते हैं। एक क्वेश्चन अगर बना आपका मान लो पेपर में कि ट्यूबरकुलिन की सिरिंज से हम इंसुलिन इंसर्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि वो भी तो 1 ml है, तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें मार्किंग्स का अंतर होता है। यहाँ पर देखो तो 100 यूनिट मार्किंग होती है, यहाँ पर मार्किंग 1 ml जो है उसमें होती है। ठीक है, उसके इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी रिक्वायर्ड डोज है उससे ज्यादा डोज हमारी चली जाएगी। इसीलिए ये बिल्कुल मना है कि हम इन दोनों सिरिंज जो है उनका इंटरचेंज करके उपयोग करें। ठीक है, एक यहाँ पर तो ये इसका आंसर तो ये चला गया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये समझिए कि सीसी का मतलब क्या होता है। सीसी का मतलब होता है एमएल। तो यहाँ पर अगर 2 ml, 5 ml और 10 ml है, ये लिखा हुआ है, सीसी से कंफ्यूज ना हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। साइट ऑफ बीसीजी वैक्सीनेशन हमने अभी पढ़ा, क्या होती है, लेफ्ट अपर आर्म होती है। अब लेफ्ट अपर आर्म पर कौन सी मसल होती है बच्चे? डेल्टॉइड मसल होती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? लेफ्ट डेल्टॉइड मसल जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट डेल्टॉइड इसका हो गया, जो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। अच्छा, ये क्या है? ये यहाँ पर स्कार बन रहा है, यहाँ बीसीजी लगाई होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें बीसीजी वैक्सीन इज गिवन, तो बीसीजी वैक्सीन कैसे देते हैं? तो इंट्राडर्मल देते हैं। अच्छा, इंट्राडर्मल के अलावा आपसे पूछ ले कितने डिग्री पे देते हैं, तो 15 डिग्री पर इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कितने पर दिया जाता है? तो 90 डिग्री पर दिया जाता है। ओरल की अगर बात करेंगे तो ओरली दी जाएगी, जबकि एक वैक्सीन एक आती है सबक्यूटेनियस, जिसका पूछते हैं तो 45 डिग्री पर इसको हम क्या करते हैं, एंगल पर इंजेक्शन इसको देते हैं। बाकी इसके बारे में आप कहाँ पढ़ोगे? नर्सिंग फंडा में पढ़ोगे। इसके बाद बात करें टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्टरिंग बीसीजी वैक्सीन इज। तो टेक्निक क्या है? टेक्निक है इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन। इंट्राडर्मल क्या सबक्यूटेनियस है? नहीं। क्या इंट्रावीनस है? नहीं। क्या जेट ट्रैक्ट है? नहीं। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन आया कि जेट ट्रैक्ट इंजेक्शन क्या होता है। तो बच्चे जेट ट्रैक्ट इंजेक्शन एक तरह से क्या होता है, IM रूट ही होता है। लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं, देखो जब हम दवाई देते हैं, जब हम इंजेक्शन देते हैं, दवाई नहीं इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, IM इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हैं हम। मान लीजिए ये हमने यहाँ पर मसल थी हमारी कोई, और यहाँ पर हमने IM इंजेक्शन कितने डिग्री पे दिया बच्चे? 90 डिग्री पे हमने इंजेक्शन दिया। तो कभी कभी इंजेक्शन देने पर वो इंजेक्शन जाके सबक्यूटेनियस में पहुंच जाता है। ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड है, सबक्यूटेनियस में पहुंच जाएगा तो वहां पे इरिटेशन हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है। तो हम यूज करते हैं जेट ट्रैक्ट इंजेक्शन। जेट ट्रैक्ट इंजेक्शन में क्या करते हैं, तो हम इस फिंगर से इस स्किन जो है हमारा, इसको पुल करेंगे इधर किधर, पीछे की तरफ। इसको पुल करेंगे, पुल करके हम एक इंजेक्शन इंसर्ट कर देंगे और फिर इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। ये जो साइट है ना, जो इंजेक्शन से जो ये साइट है, इंसर्शन की साइट, वो यहाँ आ जाती है और हमारी जो मेडिकेशन है वो यहाँ इकट्ठी हो जाती है। तो जो ये इस साइट की वजह से सबक्यूटेनियस लेयर में जा नहीं पाती, जिससे क्या होता है, इरिटेशन से बच जाते हैं। तो जेट ट्रैक्ट इंजेक्शन के लिए एक एग्जांपल यूज करते हैं हम, जो आयरन डेक्स्ट्रान होता है ना, आयरन डेक्स्ट्रान में हम जेट ट्रैक्ट इंजेक्शन का यूज करते हैं। IM ही इंजेक्शन होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बाकी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, नर्सिंग फंडा में भी इसकी बात होगी आपकी, तो वहां पर हो जाएगी। चलिए, डाइल्यूएंट यूज फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीसीजी हमने पढ़ा, क्या होता है बच्चे? नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है बीसीजी वैक्सीन प्रिपेयर बाय मिक्सिंग। देखो एक और क्वेश्चन नॉर्मल सलाइन रिपीट क्वेश्चन आया है, 2016 में आया, 2018 में आया। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, डाइल्यूएंट बीसीजी का पूछते हैं, नॉर्मल सलाइन आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है अनयूज्ड बीसीजी वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर। तो बच्चों एक चीज देखो, पिछली क्लासेस जो हमने की उसमें हमने पढ़ा था ओपन वाइल पॉलिसी के बारे में। हमने पढ़ा कि कुछ वैक्सीन होती हैं जो ओपन वाइल पॉलिसी को फॉलो करती हैं, कुछ नहीं करती हैं।
ओपन वाइल पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा था, पूरा एक ऐसे एक डायग्राम देखा था, एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही क्या किया है, पब्लिश किया है, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। उसके सहारे हमने ये देखा कि ओपन वाइल पॉलिसी जो है वो यूज की जाती है उन वैक्सीन्स के लिए जो मल्टी डोज होती हैं, जिनमें ना एक से ज्यादा डोजेज होती हैं, और वो इसीलिए यूज की जाती है ताकि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, ठीक है। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो ओपीवी को फॉलो नहीं करती, जिनमें एक आती है आपकी बीसीजी की ड्रग, ठीक है। तो बीसीजी की जो वाइल है, बीसीजी की वाइल है, वो ओपीवी को फॉलो नहीं करती, ओपन वाइल पॉलिसी को, इसीलिए उसको आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा इन 4 आवर्स। देखो पहले ये 6 आवर था, अब ये गाइडलाइन चेंज होकर 4 आवर हो गई है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 4 आवर बिल्कुल राइट है यहाँ पे। तो यार इसका आंसर 4 आवर आप अपनी पीआर यादव में करेक्ट कर सकते हैं। 6 आवर पहले चलता था, ठीक है, हालांकि उसमें भी यही लिखा हुआ है कि 6 आवर पहले चलता था, 4 आवर अब हो गया। तो अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या लगाओगे आंसर, 4 आवर लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये भी बना लो कि जो वैक्सीन ओपीवी को फॉलो नहीं करती उनको हमको 4 आवरली हमको क्या कर देना है बच्चे, डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। दूसरा एक चीज ये भी देख सकते हैं हम कि अगर मान लो हमारा इम्यूनाइजेशन कैंप खत्म हो गया है तो भी हम इस जो वैक्सीन है इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। चलो इतना याद हो जाएगा। तो बीसीजी के अलावा ओपीवी को कौन फॉलो नहीं करता, यही बात करें तो मीजल्स फॉलो नहीं करती है क्या, ठीक है। तो क्या फॉलो नहीं करती है बच्चे, मीजल्स की जो वैक्सीन है ये फॉलो नहीं करती, और रोटा वायरस की फॉलो नहीं करती। तो इन तीनों के लिए ही हम बात करेंगे। चलो आगे देखें, रिकॉन्स्टिट्यूट मीजल वैक्सीन कैन बी केप्ट एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी बात आए रिकॉन्स्टिट्यूट मीजल्स वैक्सीन की, मतलब मीजल्स वैक्सीन में हमने डायलुएंट डाल के उसको क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया फॉर इंजेक्शन, ठीक है। तो उसको हमको हमेशा 4 घंटे में क्या कर देना है बच्चे, डिस्कार्ड कर देना है। अच्छा क्या 4 घंटे से ज्यादा जो है इसको अगर हम लगाते हैं, यूज करते हैं, तो क्या कोई दिक्कत होती है, तो बच्चे दिक्कत होती है, और उसको बोलते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है। अब हम आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम तो नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे, वो आप पढ़ोगे एमएसएन में या फिर आपके नर्सिंग फंडा में, लेकिन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम याद रखना है। अगर इसको 4 घंटे से ज्यादा हम देते हैं तो इससे ये जो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 4। उसके बाद विच इज द वैक्सीन दैट लीव्स अ परमानेंट स्कार इन बेबीज आफ्टर इम्यूनाइजेशन। हमने बात की थी कि जो बीसीजी की वैक्सीन होती है वो क्या छोड़ती है, स्कार करती है। अच्छा स्कार फॉर्मेशन करती है, स्कार फॉर्मेशन से पहले इसमें क्या बनता है, तो इसमें एक पेप्यूल का फॉर्मेशन होता है बच्चे। किसका फॉर्मेशन होता है, पेप्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है क्या, कि यहाँ पर पेप्यूल फॉर्मेशन होता है। पेप्यूल फॉर्मेशन होता है 2 से 4 वीक्स में। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्कार का फॉर्मेशन होता है। स्कार का फॉर्मेशन होता है 6 to 12 वीक्स में, ठीक है। 6 to 12 वीक्स मतलब 2 to 3 मंथ लिख सकते हैं। बेस्ट आंसर 3 मंथ होता है, ये याद रखना। अच्छा इसका आंसर क्या जाएगा, बीसीजी जाएगा। उसके बाद हम बात करें आफ्टर गिविंग बीसीजी स्कार फॉर्म होता है, हाँ होता है। कितने में होता है, हमने बात की 3 मंथ में होता है, लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है तो 2 मंथ इसका जो है आंसर जाएगा। उसके बाद है डोज ऑफ बीसीजी एट बर्थ। ये भी बात कर चुके हैं कि डोज कितनी देनी है, 0.05 ml देनी है। अगर बच्चा 1 महीने से बड़ा होगा तो कितनी डोज देंगे, तो 1 ml देंगे, लेकिन इसने पूछी है बर्थ पर, तो इसलिए आंसर बी चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में डालेंगे, अगली वीडियो में उसके बात होगी। अच्छा अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हमने बात की फॉर चिल्ड्रन, बीसीजी वैक्सीन कब देते हैं, तो बच्चे कब देते हैं, हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बर्थ डोजेस पढ़ी थी, कौन कौन सी, बीसीजी की वैक्सीन, कौन कौन सी, ओपीवी की कौन सी 0 डोज, और हेपेटाइटिस बी की 0 डोज। एनआईएस क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा बर्थ। उसके बाद है ओपीवी एडेड टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो यहाँ से हम बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक की जिसका नाम है पोलियो वैक्सीन, ठीक है। देखो पोलियो वैक्सीन में अगर हम बात करें तो पोलियो वैक्सीन में एक होती है ओपीवी की वैक्सीन, एक होती है आईपीवी की वैक्सीन। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है, और कैसी वैक्सीन होती है, वायरल वैक्सीन होती है, ठीक है बच्चे। किसने खोजी, तो साबिन ने खोजी। साबिन साबिन का कौन था, एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1957 में क्या खोजी, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन खोजी।
ओरल पोलियो वैक्सीन, अच्छा आपको एक अगर रिकैप दें तो ईपीआई, हमारा जो ईपीआई था वो कब चालू हुआ, तो ईपीआई हमने पढ़ा था ईपीआई 1978 में जो है ईपीआई जो है अपना चालू हुआ था। ईपीआई क्या है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इसमें हमने 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के बारे में बात की थी। तो किसके बारे में, 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस जो होती हैं उनके बारे में बात की थी। उनको आप देख सकते हो, जो फर्स्ट लेक्चर में इसकी बात हुई थी जिसमें हमने पोलियो की भी बात की थी, लेकिन हमने ये भी बताया था आपको कि जो ओपीवी की वैक्सीन है ना वो लास्ट में एडिट हुई है, एट लास्ट इसमें ऐड हुई है, और लास्ट ऐड हुई है कब, 1979 को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और एडवांसमेंट हुआ और 1985 को इसको हमने बोला क्या, यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें हमने ऐड किया क्या, मीजल्स की वैक्सीन, ठीक है। तो ये पुराना है, याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 79 जाएगा। अच्छा, ओपीवी के बारे में यहीं पे और पढ़ें। तो ओपीवी जो है जब मतलब भारत सरकार को भी एहसास हुआ कि हमको क्या करना है, पोलियो मुक्त भारत बनाना है, ठीक है। तो पोलियो मुक्त भारत के लिए हमने चलाया पल्स पोलियो कैंपेन। क्या चलाया बच्चे, पल्स पोलियो कैंपेन चलाया। पल्स पोलियो कैंपेन पहली बात कभी पूछ लेता है कब चलाया, ठीक है। देखो, जो ईयर वाले क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं ना, सीएचओ वगैरह जो एग्जाम होते हैं उसमें ही पूछते हैं, नॉट सेट में इनको एग्जाम्स को, इन क्वेश्चंस को ज्यादातर नहीं पूछा था, अवॉइड किया जाता है। तो अगर आपको याद नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पल्स पोलियो कैंपेन कब चलाया गया, 1995 में चलाया गया। कब चलाया गया, अप टू अब ये जो चलाया गया इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया कि हम 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको क्या करेंगे, पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाएंगे। तो आपने क्या नारा सुना होगा, क्या, 2 बूंद जिंदगी की, ये सब आपने कैंपेन में देखा है, 2 बूंद जिंदगी की, 5 साल से छोटे बच्चों को लेके आए, ठीक है। और हम याद भी होगा कि आप शायद गए होंगे कि पल्स पोलियो अभियान में आपने क्या किया होगा, पार्टिसिपेशन किया होगा, आप गए होंगे वहां पे, क्या किया होगा, पल्स पोलियो में जो पोलियो की ड्रॉप्स हैं, ओपीवी की ड्रॉप्स हैं वो ली होंगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें 95 में जो है ये प्रोग्राम चलाया गया और 2 फेजेस में चला था ये, कैसे, 9 दिसंबर 1995 को चला और उसके बाद 20 जनवरी चला 1996 को। हालांकि पोलियो का जो अभी भी बात करें तो पोलियो की दवा तो अभी भी पिलाई जाती है ना, पल्स पोलियो अभियान जो है अभी भी चलता है, लेकिन ये जो है पल्स पोलियो कैंपेन चला था 1995 में। और इससे क्या हुआ, इससे ने नींव रखी, एक किस चीज की नींव रखी कि जो भारत है वो एलिमिनेशन हो जाए, जिसमें से किसका, ओपीवी का, सॉरी ओपीवी नहीं, पोलियो का, ठीक है। तो इसकी ही वजह से जो पोलियो है, अगर हम बात करें पोलियो है, उसका लास्ट केस जो आया था हमारे पास वो आया 2011 में, लास्ट केस। तो 2011 में वेस्ट बंगाल में इसका लास्ट केस आया और हमने बोला कब, 27 मार्च को हमने बोला 2014 में कि इंडिया एक पोलियो फ्री जो है क्या है, देश है। जबकि हमारा पड़ोसी देश की अगर बात करें पाकिस्तान की, तो वो अभी भी पोलियो फ्री नहीं हो पाया है, ठीक है। दूसरी बात हम बात करें पोलियो में एनआईएस की बात कर लेते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की जब हमने बात की थी तो हमने बात की थी पोलियो की ओपीवी की 0 डोज लगाते हैं बर्थ पर, और अगर ये मिस हो जाती है तो 15 दिन के अंदर अंदर हमने को डोज लगानी है। ओपीवी की जो फर्स्ट डोज है, सेकेंड डोज है और थर्ड डोज है वो हम लगाते हैं 6, 10 और 14 वीक्स में, ठीक है। अगर ये मिस हो जाती है तो 5 साल की एज तक इसको लगा देना है। और ओपीवी का जो बूस्टर है वो लगाया था हमने कब, 16 से लेके 24 मंथ तक। देखो बच्चों, जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स हैं वो एक पीडियाट्रिक सोसाइटी है उसका भी चलता है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है उससे, लेकिन वो हमको याद नहीं करना है, हमने को एक ही इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद करना है, एनआईएस का याद करना है, ये बात दिमाग में डाल लो। ना अपने को सीडीसी का याद करना है, ना अपने को आईएपी जो है उसका याद करना है, अपने को केवल एक का याद करना है, किसका, एनआईएस का, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। एक एनआईएस का जो शेड्यूल आपको पिछली क्लास में बताया गया था वो डाउनलोड करो अपने यहाँ से, अगर हम देखेंगे अगर पीडीएफ डल सकती है तो पीडीएफ डाल देंगे और उसी को पढ़ो बस केवल, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ओरल पोलियो वैक्सीन की, हमने बात की थी। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है तो नाम से पता चल रहा है कैसे देते हैं, ओरली देते हैं, 2 बूंद देते हैं, मतलब 2 ड्रॉप्स देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो और क्या पढ़ सकते हैं ओपीवी के बारे में,
तो थोड़ा सा और देख लें तो हमने ये पढ़ा था इसमें मैग्नीशियम Cl2 जो है क्लोराइड जो है वो एक स्टेबलाइजर के रूप में यूज होता है। ये पुरानी जो चीजें हैं वो हम एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और पढ़ सकते हैं कि ना पहले जो ओपीवी के मतलब पोलियो जो है ना, पोलियो के उसमें 3 स्ट्रेन होते थे और तीनों स्ट्रेनों को जो ओपीवी है वो क्या देती थी, वैक्सीनेशन मतलब इम्यूनिटी देती थी। तो इसलिए पहले टीओपीवी का यूज होता था वर्ल्ड वाइड, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने बोला कि टीओपीवी का अब यूज ना करके हम यूज करेंगे किसका, बीओपीवी का। और ये जो है इंडिया ने और सबने जो फॉलो किया कि हम बीओपीवी का यूज करेंगे। और बीओपीवी का यूज करने के इसी दिन को जब से ये लागू हुआ उसको अपन बोलने लग गए नेशनल स्विच डे। ठीक है, तो नेशनल स्विच डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमने पोलियो वैक्सीन का जो ट्राईवैलेंट ओपीवी का जो बात करें, जो ट्राईवैलेंट ओपीवी थी उसको हमने क्या किया, बाईवैलेंट ओपीवी में चेंज कर लिया अपने शेड्यूल में। तो 25 अप्रैल और 2016 को हमने बोला कि हम ट्राईवैलेंट ओपीवी से बाईवैलेंट ओपीवी की वैक्सीन जो है अब देने लगेंगे, तो इसको नेशनल स्विच डे जो है माना गया। चलो क्वेश्चंस करें, व्हाट टाइप द वैक्सीन इज अ पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन, तो कैसी होती है, तो हमने पढ़ा लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है और उसमें भी कैसी होती है बच्चे, वायरल होती है। ठीक है, फ्रोजन ड्राई नहीं होती, किल्ड नहीं होती, रिकॉम्बिनेंट नहीं होती। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग ओपीवी, तो देखो ओपीवी का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो ओपीवी का कॉम्प्लिकेशन होता है रेसिडुअल न्यूरोपैरालिसिस। इसको अपन बोल सकते हैं क्या, इसको अपन बोल सकते हैं वीएपीपी। वीएपीपी क्या बोलते हैं, तो वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस। देखो लिख देते हैं वैक्सीन एसोसिएटेड, ठीक है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, तो वैक्सीन एसोसिएटेड जो ये डिजीज होती है, ये कॉम्प्लिकेशन होता है, किसका कॉम्प्लिकेशन होता है, ओपीवी का कॉम्प्लिकेशन होता है। क्या ओपीवी को सब, तो ये वाला आंसर तो सही है। उसके बाद है रिक्वायर सब जीरो टेम्परेचर। सब जीरो टेम्परेचर ओपीवी की कितनी देखी थी हमने, अगली पिछली क्लास में देखी -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओपीवी को रखते हैं, तो ये भी सही है। क्या किल्ड वैक्सीन है ओपीवी, नहीं, ओपीवी कैसी वैक्सीन है, LAB लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, और वो भी कैसी, वायरल वैक्सीन है। तो ये ऑप्शन जो है ये, क्योंकि इन्होंने फॉल्स पूछा है तो ये सही चला जाएगा। दूसरा इंड्यूस इंटेस्टाइनल लॉन्ग टर्म ह्यूमरल इम्यूनिटी, तो हाँ, तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी देती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है अगर आपको समझना है तो आप ये समझो कि बी सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटीज होती हैं वो ह्यूमरल इम्यूनिटीज कहलाती हैं, जबकि टी सेल मीडिएट इम्यूनिटीज जो होती हैं वो कौन सी कहलाती हैं, वो सेल मीडिएट इम्यूनिटी या सेलुलर इम्यूनिटी कहलाती हैं। अच्छा, इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो जो MSN की क्लास अभी आपकी चल रही है उसमें ब्लड टॉपिक है, वहाँ पर इम्यूनिटी जो है वो डिस्क्राइब की गई है, ह्यूमरल और ये सब, तो वो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, फॉल्स पूछा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि किल्ड वैक्सीन दे रखा, तो किल्ड नहीं है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। ठीक है बच्चे, ठीक है। उसके बाद इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की हमने बात की, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की बात करें तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को हम बोलते हैं साक। क्या बोलते हैं बच्चे, साक बोलते हैं। साक क्या होता है, साक एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसको खोजा था। ठीक है, तो इस साक ने इसको खोजा था, और कब खोजा था, 1954 में खोजा था, मतलब ये ओपीवी से पहले खोजी गई थी, एक बात याद रखना। अच्छा, ये जो होता है इंजेक्टेबल्स होते हैं, मतलब ये इंजेक्शन होता है, जबकि ओरल पोलियो वैक्सीन क्या थी, तो वो ओरली दी जा रही थी। ठीक है, अब ये वैक्सीन जो है किल्ड होती है, वायरल होती है, ये पढ़ा है हमने। अच्छा, इस वैक्सीन को हम IM देते हैं, कितना देते हैं, 0.5 ml देते हैं। ठीक है, और कहाँ देते हैं, तो इसको देते हैं वेस्टस लैटरलिस मसल में। ये मसल कहाँ होती है, तो थाई पर होती है। ठीक है, ये याद रखना है, वेस्टस लैटरलिस मसल होती है, जहां पर हम IM लगाते हैं, 0.5 ml देते हैं। अब किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पढ़ा था कि जो IPV होती है उसको हम कैसे इंसर्ट करते हैं, IPV को तो हम इंट्राडर्मली देते हैं। ठीक है, तो बच्चों याद रखो कि हमने पढ़ा था FIPV। व्हाट इज द FIPV, तो F मतलब फ्रैक्शनल IPV, तो फ्रैक्शनल IPV बिल्कुल आपने सही पढ़ा कि फ्रैक्शनल IPV जो है उसको अपन 0.1 ml देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं, और राइट अपर आर्म पर ही देते हैं। ठीक है,
तो ये जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है, लेकिन आईपीवी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ, एफआईपीवी। लेकिन अपने को फिर भी याद रखना है कि एक आईपीवी भी होता है जिसको अपन कैसे देते हैं, इंट्रा मस्कुलर देते हैं, आईएम देते हैं, और कितना देते हैं, 0.5 ml देते हैं। साइट क्या है, वेस्टस लैटरलिस मसल होती है। बाकी आईपीवी किल्ड वैक्सीन होती है, इसको साथ बोलते हैं। ये तो नॉर्मल चीजें हो गई। अच्छा, अपने को शेड्यूल याद रखना है इसका, तो इसको हमने पढ़ा था कि 6 वीक्स पे देते हैं अपन और 14 वीक्स पे देते हैं अपन। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आ गया। एक हमने क्वेश्चन पहले और पढ़ा था कि हमने पढ़ी थी एक ड्रग नियोमाइसिन, और हमने बोला था नियोमाइसिन की अगर किसी को क्या है, एलर्जी है, तो अपन कौन सी ड्रग जो है वो नहीं देंगे, मतलब प्रिवेंट करेंगे, कौन सी ड्रग अपन नहीं देना चाहेंगे। ठीक है, तो नियोमाइसिन की एलर्जी वाले पेशेंट्स को हम आईपीवी जो है नहीं देते हैं। तो ये हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था पहले, आपको याद हो तो। ठीक है, उसके बाद इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एज, तो हमने अभी पढ़ा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईएम लगाते हैं, जबकि एफआईपीवी अगर क्वेश्चन में आता तो एफआईपीवी क्या लगाते हैं अपन, इंट्राडर्मल लगाते हैं। ठीक है बच्चे, एक चीज और समझ लो यहाँ पर, आईएम इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, 90 डिग्री पे लगाते हैं। सबक्यूटेनियस कैसे लगाते हैं, 45 पे लगाते हैं। ठीक है, ये याद होना चाहिए। इंट्राडर्मल कैसे लगाते हैं, 15 डिग्री पे लगाते हैं। ठीक है, चलिए ओरल वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट, तो ओरल वैक्सीन किस में यूज करते हैं, देखो पोलियो ओरल वैक्सीन यूज करते हैं। एक ओरल वैक्सीन हमने टाइफॉइड की पढ़ी थी, ओरल टाइफी जो थी वो पढ़ी थी। उसके अलावा एक हमने रोटा वायरस की वैक्सीन पढ़ी जो कि कैसी होती है, ओरल होती है। इतना समझ में आया। मम्स और मीजल्स की वैक्सीन कैसी होती है, यहीं पे बताओ। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन बताओ मम्स और मीजल्स की वैक्सीन कैसी होती है, कौन से रूट से देते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन कौन से रूट से देते हैं। ठीक है, चलिए पल्स पोलियो क्या है, पल्स पोलियो कैंपेन है, प्रोग्राम है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्रोग्राम और कैंपेन क्या होता है। तो हम अगर बात करें, जो प्रोग्राम होते हैं वो एक तरह से ऑनगोइंग होते हैं, प्लस एक उनका कोई निश्चित समय अवधि नहीं होती है। ठीक है, प्रोग्राम सरकार लॉन्च की है ना, उसका कुछ ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोग्राम है इतने दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, जबकि कैंपेन जो होता है उसका एक निश्चित क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, तो प्रोग्राम को हम बोल सकते हैं ये एक लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग का, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का अप्रोच होता है, जबकि जो कैंपेन चलाए जाते हैं वो एक निश्चित गोल के लिए चलाए जाते हैं। ठीक है, तो कैंपेन एक निश्चित गोल के लिए चाहे सर्टेन एक गोल अचीव करना है, स्पेसिफाइड गोल अचीव करना है, एक स्पेसिफाइड क्या है, टारगेट है, और कैसा है, शॉर्ट टर्म के लिए है। उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करते, वो एक टारगेट बनाया हमने वही फॉलो किया। जबकि प्रोग्राम में आपने देखा होगा, प्रोग्राम को रिवाइज कर दिया, प्रोग्राम में कुछ ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम होता है। तो पल्स पोलियो अभियान क्या था, पल्स पोलियो अभियान था, एक कैंपेन था, ना कि कार्यक्रम। पल्स पोलियो कार्यक्रम नहीं था, पल्स पोलियो क्या था, अभियान। उसके बाद है व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ पीपीआई स्टार्टेड, देखो ये मैं पढ़ा चुका हूं, कब हुआ फर्स्ट राउंड ऑफ पीपीआई स्टार्टेड, तो ये हुआ दिसंबर 1995 को हुआ। ठीक है बच्चे, तो समझ में आ गया। इन विच ईयर पल्स पोलियो जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ। देखो यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहा है, लेकिन प्रोग्राम नहीं है, क्या है बच्चे, कैंपेन है। ठीक है, क्या है बच्चे, कैंपेन है। तो 105 जो है वो कब, क्वेश्चन है उसमें ये कि पीपीआई कब लॉन्च हुआ, तो पीपीआई लॉन्च हुआ इन 1995 को लॉन्च हुआ। ठीक है, चलिए ओपीवी अंडर पीपीआई गिवन टू चिल्ड्रन एट ऑफ व्हाट एज, तो हमने पढ़ा था कि 5 साल से छोटे बच्चों को क्या देना है, 5 साल से छोटे बच्चों को देना है 2 बूंद जिंदगी की, कितनी देनी है, 2 ड्रॉप्स। ठीक है, तो अप टू 5 ईयर। वैक्सीन बाइल मॉनिटर, तो देखो बच्चों जो वैक्सीन होती हैं, कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो सेंसिटिव होती हैं हीट के लिए। देखो हीट के लिए ज्यादातर सारी सेंसिटिव होती हैं, अगर देखी जाए तो मतलब ज्यादा हीट पे वैक्सीन जो है वो खराब हो जाती है। तो कभी कभी हमको नहीं पता चलता कि वैक्सीन हीट के एक्सपोजर हुई है नहीं हुई है, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए कोई एक मॉनिटर होना चाहिए, कोई स्केल होना चाहिए। तो इसके लिए एक मॉनिटर बनाया गया जिसको बोला गया वैक्सीन वाइल मॉनिटर। बेसिकली वैक्सीन वाइल मॉनिटर क्या होता है कि अगर ये मान लो एक वाइल है, ये पोलियो की वाइल है, पीसीजी की, किसी की भी वाइल है, इस पर एक वैक्सीन वाइल मॉनिटर होगा, उसमें एक सर्कल होगा और उसके अंदर एक स्क्वायर होगा। अब सर्कल जो होगा वो गहरे कलर का होगा और स्क्वायर जो होगा वो कैसे होगा, लाइट कलर का होगा। तो अब इसमें ऐसी टेक्निक है कि जैसे ही वो हीट के एक्सपोजर में आएगा, तो हीट के एक्सपोजर में आने पर इतनी हीट अगर उसको मिल गई जिससे कि वैक्सीन अंदर की खराब हो गई, तो ये जो सर्कल है, ये जो स्क्वायर है, ये क्या होगा, वो डार्क कलर का होना चालू कर देगा और वो डार्क होते होते
इतना डार्क हो जाएगा कि इस जो बाहर के सर्कल है ना, सर्कल का जो कलर है, ठीक है, और वो इक्वल हो जाएगा किसके, स्क्वायर के कलर से। और अधिक अगर हीट का एक्सपोजर मिला तो स्क्वायर का कलर और डार्क हो जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्वायर का कलर पहले व्हाइट था, ठीक है, तो ये वैक्सीन यूज करने लायक थी, बेस्ट पोजीशन में थी। अब ये थोड़ा हल्का हो गया, वैक्सीन अभी भी यूज करने लायक है, खराब नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमको कौन सी वैक्सीन पहले यूज करनी है, तो वैक्सीन पहले ये वाली यूज करनी है, क्योंकि ये खराब हो सकती है थोड़े ऐसे एक्सपोजर के बाद। फिर इसका कलर मैच कर गया किससे, आउटर सर्कल से, तो अब ये वैक्सीन हमारे कोई काम की नहीं है, इसको यूज नहीं करेंगे। और अगर ये हो गया तो इसको भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे। तो वैक्सीन वाइल मॉनिटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो हमेशा इसको याद रखना है, ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए, इसके बाद है कलर ऑफ द सेंटर और स्क्वायर इन वैक्सीन वाइल मॉनिटर इन अ वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन शुड बी। तो अगर पोलियो वैक्सीन वेल स्टोर्ड है मतलब उसको टेम्परेचर जो है, अच्छा इसका आंसर देख लेते हैं। तो वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो है यूज करते हैं मॉनिटरिंग के लिए, किसके लिए, टेम्परेचर इफेक्ट को जानने के लिए, ठीक है, ना कि एफिशिएंसी को या इम्यूनोजेनिसिटी को, इम्प्योरिटी को, टेम्परेचर के लिए। चलिए, कलर जो है सेंटर स्क्वायर का क्या होना चाहिए, हमेशा व्हाइट होना चाहिए। अंदर का स्क्वायर हमेशा लाइट कलर का होना चाहिए, ये दिमाग में बैठा लो। अंदर का जो स्क्वायर है, जो अंदर वाला जो स्क्वायर है वो कैसा होना चाहिए, लाइट कलर का होना चाहिए, ठीक है। ऑल आर करेक्ट अबाउट रोटा वायरस वैक्सीन फॉर अंडर 5 चिल्ड्रन एक्सेप्ट। तो देखो, पहली बात यहाँ से हमारे ये टॉपिक्स खत्म हुए, मिसलेनियस चालू हो गए। मिसलेनियस में सबसे पहले हमें बात की गई है रोटा वायरस की। तो रोटा वायरस के बारे में हम क्या जानते हैं बच्चे, क्या जानते हैं कि रोटा वायरस जो है क्यों देते हैं, बिकॉज ऑफ द डायरिया। तो डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए अंडर 5 चिल्ड्रंस में हम रोटा वायरस देते हैं। रोटा वायरस ओरली देते हैं, कितनी, 5 ड्रॉप्स देते हैं। क्या नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में रोटा वायरस की बात की थी, हाँ। कब कब की थी, तो 6, 10 और 14 जो है उस पे वीक्स पे हमने की थी। कब तक देते हैं, 1 ईयर एज तक हम जो है 5 ड्रॉप्स जो है ये देते हैं। चलिए, ये बात हो गई थी। उसके बाद क्या रोटा वायरस, अभी हमने पढ़ा था, ओपन वाइल पॉलिसी को फॉलो करता है, नहीं करता। मतलब ये 4 घंटे में खराब हो जाएगी जब रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, ठीक है। क्या इसमें एक डाइल्यूएंट का यूज होगा, बिल्कुल होगा। कौन सा डाइल्यूएंट यूज होता है, तो इसमें सिट्रेट यूज होता है, सिट्रेट बाइकार्बोनेट का यूज होता है, ठीक है बच्चे, इतना समझ में आ गया, आ गया। चलिए, और देखो और क्या होता है, रोटा वायरस के एक आध एग्जांपल देख लो। तो रोटा वायरस के एक एग्जांपल देख लो, रोटारिक्स। रोटारिक्स वैक्सीन आती है रोटा वायरस की, कौन सी आती है, रोटारिक्स आती है, ठीक है, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़े, तो इस क्वेश्चन को देखें। ऑल आर करेक्ट अबाउट रोटा वायरस वैक्सीन फॉर अंडर 5 चिल्ड्रन एक्सेप्ट। तो इंट्रामस्कुलर डोज देते हैं क्या, पहला ही गलत हो गया, आंसर तो यही है। क्या इंट्रामस्कुलर नहीं देते, क्या देते हैं, ओरली, क्योंकि क्या है, रोटा वायरस एक ओरल ड्रग है। उसके बाद है जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन और रियर कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल, जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन इससे हो सकता है, जिसको बोलते हैं इंटूससेप्शन, जो आप पढ़ोगे कहाँ पर, चाइल्ड में पढ़ोगे, मतलब पीडियाट्रिक्स में पढ़ोगे या फिर आप एमएसएन में पढ़ोगे, तो जीआईटी का एक ऑब्स्ट्रक्शन होना इसका रियल कॉम्प्लिकेशन है, ये बिल्कुल सही है। इसकी डोज नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार क्या है, 6, 10 और 14, बिल्कुल सही। गिवन फॉर अ प्रिवेंटिंग डेथ ड्यू टू डायरियल डिजीज, बिल्कुल डायरिया की वजह से इसको हम देते हैं, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस, आंख बंद करके क्या लगाना है, ओरल लगाना है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द वैक्सीन दैट हेल्प टू प्रिवेंट डायरियल डिजीज, फिर वही क्या, रोटा वायरस। इन तीनों के बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि बीसीजी वैक्सीन जो है वो क्यों देते हैं, किस डिजीज को प्रिवेंट करती है। एचपीवी किसके लिए प्रेजेंट, एचपीवी के एग्जांपल लिखना है। एचपीवी के एग्जांपल मैंने बताए हैं, शायद पहली क्लास में बताए हैं, मतलब वैक्सीनेशन की जो पहली क्लास है उसमें बताए हैं, ठीक है। और न्यूमोकोकल किसके लिए देते हैं। चलिए, एक क्लिनिकल नर्स, एक क्लिनिक नर्स है जो प्रिपेयर कर रही है एडमिनिस्टर ऑन एमएमआर वैक्सीन टू अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो बच्चे, एमएमआर वैक्सीन हमने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पढ़ी थी क्या, बताइए। तो जो बोल रहे हैं हाँ, वो एक बार नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जाके देखो कि हमने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में केवल एमआर पढ़ा था, एमएमआर वैक्सीन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है ही नहीं। मीजल्स और रूबेला है, मम्स नहीं है, ये पढ़ लेना जाके, ठीक है। तो अगर हमने ये बात कर ली तो थोड़ा बहुत और बात करेंगे। मीजल्स जो होती है उसकी वैक्सीन फ्रीज ड्राइड वैक्सीन आती है, ठीक है।
हम बात कर सकते हैं मीजल्स के लिए। देखो मीजल्स की अलग से भी वैक्सीन आती है क्या? बिल्कुल आती है। उसके लिए डाइल्यूएंट का यूज करते हैं। कौन सा? डिस्टिल वाटर। अच्छा, इसकी हमने एक बात और की थी कि इसको हम कैसे लगाते हैं। तो इसकी जो मीजल्स की वैक्सीन होती हैं उसको अपन कैसे लगाते हैं, या इसको सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं हम, और सबक्यूटेनियस में भी राइट अपर आर्म से देते हैं। ठीक है बच्चे, राइट अपर आर्म पे देते हैं। ठीक है, एमआर को। ठीक है, चलिए इतनी बात करते हैं। अभी इसको अगर देखें तो आई एम इन एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। ठीक है, तो क्या है? आई एम लगाना है। आई एम लगाते हैं क्या इसको, और वो भी किसमें? एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे लगाते हैं। तो ऐसे लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? सबक्यूटेनियस लगाते हैं। इंट्रामस्कुलरी इन द डेल्टॉइड मसल, क्या इंट्रामस्कुलर देते हैं? फिर इंट्रामस्कुलर नहीं देते। कैसा देते हैं? सबक्यूटेनियस देते हैं। कहाँ देते हैं? आउटर रिस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म, बिल्कुल सही है। ग्लूटियल मसल कहाँ होती है? तो ग्लूटियल मसल में भी नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है सीडीसी रिकमेंडेड। तो देखो मैंने बोला था कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है एक, उसके अनुसार भी इम्यूनाइजेशन होता है। एक सीडीसी है, सेंट्रल डिजीज कंट्रोल, और उसके अनुसार भी क्या होता है? इम्यूनाइजेशन जो है वो भी होता है, उसके अनुसार भी इम्यूनाइजेशन होता है। ठीक है, तो जो सीडीसी है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है एंड प्रिवेंशन जो है, उसके अनुसार जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है हमको याद नहीं करना है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ लिया गया है, उसकी वजह से हम पूरा शेड्यूल अगर पढ़ने लगे तो हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी भूल जाएंगे, उसके चक्कर में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर अपन देख लेते हैं कि मीजल्स की जो एमएमआर की वैक्सीन है ना, उसमें देखो एमएमआर है भी, है ना। जो उसमें जो एमएमआर की वैक्सीन है उसको हम कब कब देते हैं? तो एक बार ये याद रखो कि उसमें एमएमआर की वैक्सीन जो है 2 उसकी डोज लगती है, एक 12 से 15 पे लगती है, एक 4 to 6 ईयर पे लगती है। ठीक है, बस इतना याद रखो, 12 से 15 पे लगती है, 4 to 6 ईयर पे लगती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो चला जाएगा कि सेकेंड डोज कब लगेगी। अगर 12 तो 15 मंथ पे लगी है तो जो इसका जो आंसर है वो चला जाएगा ये कि 4 to 6 ईयर ऑफ एज पे लगेगी, क्योंकि ये सीडीसी से पूछा था। ठीक है, लेकिन अगर हमने बात करी एनआईएस की, तो एनआईएस में हमने बात करी थी कि मीजल्स और रूबेला की वैक्सीन लगाते हैं, एक 9 मंथ पे लगाते हैं, एक 16 से 24 मंथ पे लगाते हैं। ठीक है, तो अपने को इंपॉर्टेंट ये ही है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन सबक्यूटेनियस, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एमएमआर वैक्सीन, कौन सी नहीं है? तो देखो एमएमआर में मीजल्स है, एमएमआर में मम्प्स है, और एमएमआर में क्या है? रूबेला है। क्या नहीं है? रिकेट्स नहीं है। ठीक है, चलिए मीजल्स वैक्सीन विल बी गिवन एट द एज ऑफ। ठीक है, तो इसमें पूछ लिया क्या मीजल्स वैक्सीन को कितनी एज पर हमने को देना है। तो इसमें अगर कुछ नहीं दिया तो अपने को क्या लेना है बच्चे? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लेना है और 9 मंथ इसका आंसर लगा देना है। ठीक है, चलिए एमएमआर वैक्सीन शुड बी गिवन एट द एज ऑफ। तो एमएमआर वैक्सीन कब देनी है बच्चे? तो 9 to 12 मंथ में अपने को देनी होती है, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन किसके आधार पे हो रहे हैं? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो देखा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उससे, तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, बिल्कुल चिपका लो उसको अपनी दीवारों पे। रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी इन इन्फेंट्स इज। तो भाई डीपीटी क्या होती है? पहली बात तो डीपीटी क्या होती है? डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस के लिए एक वैक्सीन होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं डीपीटी। और अगर हम बात कर लें थोड़ी सी डीपीटी की पहले बात कर लें, तो क्या होती है डीपीटी? तो डीपीटी वैक्सीन वो होती है जो 0.5 ml लगती है। कैसे लगती है? आईएम लगती है। कहाँ लगती है बच्चे? तो ये लगती है एंटेरोलेटरल, कहाँ? एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। ठीक है, तो मिड थाई पर एंटेरोलेटरल किस में लगती है? तो मिड थाई पे लगती है ये, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई पे लगती है। कैसे लगती है? इंट्रामस्कुलर लगती है। कितनी? 0.5 ml लगती है। ठीक है, और क्या पढ़ा था डीपीटी के बारे में कि डीपीटी कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन होती है। ठीक है, इसके लिए एक टेस्ट पढ़ा था, क्या? शेक टेस्ट पढ़ा था। क्या बच्चे? शेक टेस्ट पढ़ा था। शेक टेस्ट याद है? अगर शेक टेस्ट देखना है तो हम वीडियोस में देख सकते हैं, हमारी शेक टेस्ट हमने पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे अपने को चेक करना है। दूसरा क्या चेक करना है कि कहीं डिजीज, कहीं जो वैक्सीन है वो फ्रोजन तो नहीं हो गई। अगर वो फ्रोजन हो गई है तो क्या कर देंगे बच्चे? डिस्कार्ड कर देंगे इस वैक्सीन को। कैसे कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। अच्छा, इसमें हमने पढ़ा था एडजुवेंट का एक यूज करते हैं, एल्यूमिनियम। क्या यूज करते हैं? एल्यूमिनियम
हाइड्रोक्साइड, क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है ना, उसी की वजह से जो है जब ये फ्रोजन होती है तो ये खराब हो जाती है, ये भी याद रखना, लेकिन इसको यूज करते हैं। ठीक है, इतना आप याद रख लो। तो जब हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, जब हमने पढ़ा डीपीटी की वैक्सीन हमने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पढ़ी थी क्या, तो बोलो कि पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी, जो पेंटावेलेंट था ना बच्चे, पेंटावेलेंट, वहीं पे हमने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो पेंटावेलेंट पढ़ा था, वहीं पे हमने देखा कि पेंटावेलेंट में 3 चीजें होती हैं, एक होती है डीपीटी, एक होती है हेपेटाइटिस बी और एक होती है एचआईवी। ठीक है, तो यहाँ पेंटावेलेंट में जो हमने शेड्यूल पढ़ा वो डीपीटी के लिए पढ़ा था। चलिए, तो ये कहाँ पे लगी, तो ये लेटर एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे लगी, तो इसका आंसर सी चला जाएगा। उसके बाद रूट हमने पढ़ा कैसा होता है, आईएम होता है, ये हो गया। देखो, एक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ट्रिपल टॉक्सॉइड वैक्सीन, ट्रिपल टॉक्सॉइड क्या होता है, एक होता है डिप्थीरिया का टॉक्सॉइड, एक होता है पर्टूसिस का। पर्टूसिस को क्या बोलते हैं बच्चे, हुपिंग कफ बोलते हैं। ठीक है, पर्टूसिस को क्या बोलते हैं बच्चे, हुपिंग कफ। तो हुपिंग कफ याद रखना, हुपिंग कफ होता है पर्टूसिस। और एक क्या होता है, टेटनस का होता है, तो टेटनस का होता है। तो टिटनेस, हुपिंग कफ एंड डिप्थीरिया, इसका जो है आंसर चला जाएगा। चलिए, इन फॉलोइंग विच वैक्सीन इज गिवन टू द प्रेग्नेंट लेडी। तो बच्चे प्रेग्नेंट लेडी या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चाइल्ड, उनको याद रखना है कि उनको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं देते हैं, केवल कौन सी दे सकते हैं, येलो फीवर। उसका भी हम बताएंगे कैसे, कब, मतलब किस उस पे दे सकते हैं। ठीक है, तो हम वैसे इसको छोड़ दो, तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है प्रेग्नेंट को नहीं देते। तो मीजल्स क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। बीसीजी क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। डीपीटी क्या है और टिटनेस क्या है, तो ये दोनों तो क्या है, टॉक्सॉइड होते हैं। लेकिन अब इसमें इन दोनों में बेस्ट आंसर कौन सा जाना है, आप ये देखो, तो बेस्ट आंसर टिटनेस जाएगा। क्यों जाएगा बच्चे, क्योंकि टिटनेस तो हम वैक्सीनेशन करते हैं किसको, प्रेग्नेंट लेडी को। ठीक है, टीडी जो हमने पढ़ा था वैक्सीनेशन शेड्यूल में, टीडी पढ़ा था, पहले टीटी देते थे, अब टीडी देने लग गए। तो टीडी जो वैक्सीनेशन देते हैं वो देते हैं, तो इसलिए बेस्ट आंसर जो है वो टिटनेस जाएगा, ना कि डीपीटी, क्योंकि पर्टूसिस जो होता है वो अपने को नहीं देनी होती, किसमें, प्रेग्नेंट लेडी में। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कौन सी होगी, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड वही होगी जो लाइव वैक्सीन होगी। क्या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकते हैं, नो, क्योंकि वो किल्ड वैक्सीन है। क्या हेपेटाइटिस ए जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि किल्ड वैक्सीन है। रेबीज की वैक्सीन कैसी है, किल्ड वैक्सीन है। बेरिसिला, चिकन पॉक्स, क्या पढ़ा था, एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, वायरल वैक्सीन है, इसीलिए इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा किसमें, प्रेगनेंसी में। तो ये बस यूज हो रहा है उन कॉन्सेप्ट्स का। वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, कौन सी, रोबेला। रोबेला कैसी है, एमएमआर इज अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। टाइफॉइड, टाइफॉइड हमने पढ़ा था, ओरल टाइफी एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, लेकिन टाइफॉइड एक किल्ड वैक्सीन है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्या है, टॉक्सॉइड है। हेपेटाइटिस बी क्या है, किल्ड वैक्सीन। आंसर ए, रुबेला। ठीक है, An unimmunized pregnant woman reports for vaccination about 20 days prior to expected date of delivery. The nurse in action will do. तो देखो बच्चे, हमने को अपने को ये पढ़ता है कि उसको ना टीडी की वैक्सीन लगती है प्रेग्नेंट वुमेन को। टीडी पहले टीटी बोलते थे, टिटनेस टॉक्सॉइड मान लो, ये वैक्सीन लगनी है। क्या शेड्यूल क्या था इसका, शेड्यूल याद है आपको, तो आपको शेड्यूल याद होगा इसका कि टीडी की वैक्सीन जैसे ही पहली एंटीनेटल, जब मदर जो है प्रेग्नेंट लेडी जो है वो आती है, तो पहली विजिट में ही उसको टीडी की फर्स्ट डोज जो है वो लगा दी जाती है। उसके 1 मंथ बाद उसको टीडी की सेकंड डोज जो है लगा दी जाती है। ठीक है, और एक टीडी बूस्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर 3 साल ही हुए हैं उसको और उसने पूरा ये TD1 TD2 ली है, तो केवल टीडी बूस्टर उसको लगा दिया जाएगा। ठीक है, ये हमने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पढ़ा था। अब कोई लेडी आती है, उसकी EDD जो है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है, आप पढ़ोगे वैसे किसमें, ओपीजी काइनी में पढ़ोगे, बट वही है कि जहां जब उसकी डिलीवरी होने वाली है, वो एक्सपेक्टेड डेट है उसकी, उसे 20 दिन पहले आई है, तो क्या हम करेंगे, तो हम उसको एक टीटी की वैक्सीन तो लगा देंगे। ठीक है, फिर अब ये हमने कॉन्सेप्ट एक पढ़ा था कि 2 वैक्सीन के बीच में कम से कम 4 वीक का गैप होना चाहिए। 1 मंथ का गैप तो होता ही होता है, इसका कोई वो नहीं है, 1 मंथ का गैप होना ही चाहिए। 20 दिन उसको बचे हुए हैं, अगर 20 दिन बचे हुए हैं तो ये जो है TD1 TD2 तो नहीं हो पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे उससे कि ऐसा करो कि एक वैक्सीन अब लगवा लो, और जब आप लेबर हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद आप वैक्सीन जो है दूसरी लगवा देना आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, तो ये अपन को बोलना होता है। तो देखो, गिव 1 डोज टीटी
एंड एडवाइज द सेकंड डोज आफ्टर डिलीवरी। तो ये आंसर तो सही चला गया। अब ये क्यों नहीं हो सकता, 2 डोज ऑफ टीटी विद 2 वीक्स, तो बच्चे 2 वीक्स में तो लगा ही नहीं सकते, 4 वीक्स का गैप चाहिए होता है। एडवाइज पैसिव इम्यूनाइजेशन आफ्टर द डिलीवरी, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है आफ्टर डिलीवरी, जब हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। और गिव एंटी टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, ये भी पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है, तो ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर समझ में आ गया होगा आपको। 125 मिनिमम इंटरवल बिटवीन 2 डोजेज ऑफ टिटेनस टॉक्सॉइड इंजेक्शन, कोई भी इंजेक्शन हो लगना हो उसमें मिनिमम कितना होगा, 4। ठीक है बच्चे। नंबर ऑफ द टेटनस टॉक्सॉइड, जो वैक्सीन जो दी जाती है एंटीनेटल मदर्स को, तो टेटनस टॉक्सॉइड की कितनी जो बात करें तो कितनी दी जाती है मदर को, तो वो होती है 2, हमने पढ़ी थी, TD1 TD2। ठीक है, उसके बाद है रूबेला वैक्सीन इज प्रेस्क्राइब टू एडमिनिस्टर्ड टू अ 2 days postpartum client, the nurse preparing to administer the vaccine develop a list of the potential risk associated with the vaccine. Nurse reviews the list with the client and the cautions the client to avoid. तो देखो, एक होती है रोबेला वैक्सीन। रोबेला वैक्सीन क्यों देते हैं, तो रोबेला वैक्सीन, पहली बात तो रोबेला वैक्सीन देते कौन सी है, RA27/3 देते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। रोबेला वैक्सीन जब हमको देनी पड़ती है बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी हमको ये चेक करना पड़ता है कि क्या जो मदर है, बिफोर प्रेगनेंसी का मतलब समझ रहे हो, अभी उसने कंसीव नहीं किया है, बिफोर प्रेगनेंसी उसको हमको देखना है कि सब में रोबेला वैक्सीनेशन हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि रोबेला जो ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कंजेनाइटल सिंड्रोम्स हो जाते हैं, बच्चे जो है वो हो सकता है बच्चे का मतलब डेथ हो जाए, प्रीमेच्योर पैदा हो जाए या डेथ हो जाए, उसकी फीटस डेथ हो जाए, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर उसको कोई कंजेनाइटल एनोमलीज हो जाती हैं, बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं रोबेला सिंड्रोम के कारण। तो इसलिए हमको बिफोर प्रेगनेंसी उसको इम्यूनाइज कराना होता है लेडी को रोबेला से, ये बेस्ट है। लेकिन मान लो अगर हम बात करें कि प्रेग्नेंट हो गई कोई लेडी और वो बोले कि मेरे को रोबेला वैक्सीन, क्या मैं अब रोबेला वैक्सीन ले सकती हूँ, तो आपको बिल्कुल मना कर देना है कि अगर आपने अब रोबेला वैक्सीन ली तो आपको कंजेनाइटल डिफेक्ट होना पक्का है। आपको क्या है, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है, तो लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी में, तो ये तो नहीं देंगे। अच्छा, उसके बाद मान लो आफ्टर 3 मंथ के बाद हम जो है, ठीक है, आफ्टर इसके बाद प्रेगनेंसी हो गई, उसको प्रेग्नेंट मदर बाद में बोलेगी चलो अब मैं सेकंड जो मेरी प्रेगनेंसी वो प्लान करूंगी, तो इसीलिए मेरे को एक रोबेला वैक्सीन जो है वो अब मैं लगा सकती हूँ क्या, तो वो बोलेंगे हाँ तुम वैक्सीनेशन करा सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि इस वैक्सीनेशन के 3 मंथ के बाद ही आपकी जो है प्रेगनेंसी होनी चाहिए, 3 मंथ से पहले आपकी जो है प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 to 3 मंथ बाद। ठीक है, तो ये बात जो है इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो, सनलाइट का कोई मतलब नहीं है, स्क्रैचिंग नहीं, ये भी कोई मतलब, प्रेगनेंसी जो है वो 2 to 3 मंथ आफ्टर द वैक्सीनेशन होनी चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 2 मंथ, ये भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो रुबेला की ये कहानी आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। चलिए, द रीजन वाई डीपीटी वैक्सीन जो है वो रिप्लेस बाई डीटी फॉर चिल्ड्रन अबव 2 years एज। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में पर्टूसिस जो होता है वो होता है, मतलब प्रिवेलेंस है पर्टूसिस का, तो पर्टूसिस की वैक्सीन जरूरी होती है, तो डीपीटी हमने इसलिए नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी शामिल किया हुआ है। लेकिन मान लो किसी को डीपीटी नहीं लगी, अब वो 2 साल से ऊपर का हो गया बच्चा, तो अब उसको क्या पर्टूसिस की बीमारी हो सकती है, तो पर्टूसिस की संभावना होने की बहुत कम है। तो जब बीमारी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, उसके वैक्सीन को वहां से हटा लेंगे। तो पर्टूसिस की वैक्सीन इसीलिए नहीं लगती बिकॉज जो पर्टूसिस है वो ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है बिफोर 2 years, उसके बाद उसके ज़्यादा केसेस नहीं मिलते बच्चों में, इसीलिए हम पर्टूसिस की नहीं लगाते। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बाकी और कुछ इसमें है नहीं है, आंसर पढ़ के देख लेना, कुछ बेसिक है। चलिए, एक 6 साल का बच्चा है, उसने कोई भी इम्यूनाइजेशन नहीं लिया है, क्या देना चाहिए उसको, तो 6 साल का बच्चा है, कोई भी इम्यूनाइजेशन नहीं लिया है, तो देखो बच्चे BCG की दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, मीजल्स की दे सकते हैं, क्या बच्चे दे सकते हैं, OPV दे सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन क्या नहीं देंगे हम, तो हम DPT नहीं देंगे, P नहीं देंगे, क्योंकि P अब कोई काम का नहीं है, हम क्या देंगे, DT देंगे। तो देखो इसका ये आंसर चला जाएगा, समझ में आया। इंजेक्टिंग of an antigen, antiserum और antitoxin into an individual to produce immunity into specific disease को क्या बोलते हैं, क्या कंकरेंट इन्फेक्शन बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी, कैरियर कंट्रोल, इनोकुलेशन।
इन चारों को समझ के एक बात तो याद आ गई कि इनोकुलेशन क्या होता है। इनोकुलेशन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो देखो, जो इनोकुलेशन होता है वो होता है वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन हम क्या करते हैं, तो वैक्सीनेशन में हम एक एंटीजन देते हैं या फिर एक एंटीटॉक्सिन देंगे, एंटी सीरम देंगे, और क्या करेंगे, इम्यूनिटी प्रोड्यूस कराएंगे। तो एक तरह से वैक्सीनेशन की ही क्या लिख रखी है, डेफिनेशन लिख रखी है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चे, इनोकुलेशन बोलते हैं। तो ये भी सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया 130 आपके। और देखें तो पेंटावेलेंट वैक्सीन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो देखो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके पुराने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके हैं 2 क्लासेस में, ठीक है। तो उन क्लासेस को जिसने नहीं लिया वो लेना, तभी ये क्लास जो है अच्छे से समझ में आएगी, बिल्कुल इंटरेक्टिंग क्लास बनेगी, ठीक है। जैसे पेंटावेलेंट वैक्सीन की बात की थी, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन में 5 होते हैं, कौन कौन से, डीपीटी डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, और कौन सा होता है बच्चे बताइए, हेपेटाइटिस बी और हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा बी, HIV, ठीक है। तो मम्स ये होते हैं क्या, नहीं, मम्स ये नहीं होते, ये भी नहीं होते, ये होते हैं, ठीक है। डाइल्यूएंट यूज इन टू मीजल्स शुड स्टोर, तो हमने पढ़ा जो मीजल्स में डाइल्यूएंट होता है उसको कैसे स्टोर करते हैं। तो हमने क्या मीजल्स का डाइल्यूएंट पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा, ठीक है। तो देखो, जो मीजल्स वैक्सीन होती है उसमें हम जो डाइल्यूएंट रखना होता है वो कहाँ रखना होता है, तो हम डाइल्यूएंट रखते हैं उसमें 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। मीजल्स में जो डाइल्यूएंट रखना होता है उसको, मीजल्स की डाइल्यूएंट को कहाँ रखेंगे, तो उसको रखेंगे हम 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा डाइल्यूएंट इसमें यूज होता है मीजल्स में, तो मीजल्स में होता है डिस्टिल वाटर। कौन सा बच्चे, डिस्टिल वाटर। अच्छा, क्यों इसको रखते हैं 2 to 8 में, ये पता है कि देखो डाइल्यूएंट जब मिलाएंगे, अब मान लो तुमने रूम टेम्परेचर पे डाइल्यूएंट रखा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो रखा है, ठीक है, और आपने एक फ्रीज ड्राइड वैक्सीन में उसको मिला दिया, तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ना। तो इसीलिए उसको भी इतने टेम्परेचर पे डाइल्यूएंट को रखना होता है, ताकि जब उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो एकदम से उसका टेम्परेचर जो है हाई ना हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों, चलो ठीक है बच्चों। तो हमने पढ़ लिया कि डाइल्यूएंट कौन सा यूज होता है, डिस्टिल वाटर होता है, कितनी डिग्री पर रखना है, 2 to 8 रखना है। एक हमने पढ़ा था जब हमने ILR पढ़ा था, तो हमने ये देखा था डाइल्यूएंट सबसे ऊपर की लेयर पे रखते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 133 ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर प्रिवेंटेबल थ्रू इम्यूनाइजेशन एक्सेप्ट, तो बच्चे एक बात ध्यान रखना, जो मम्स, मीजल्स और डिप्थीरिया की हम वैक्सीन लगाते हैं, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है उसके स्ट्रेन जो है, इन्फ्लुएंजा एक वायरस हो गया और उसके स्ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं, तो उनकी जो वैक्सीन हर साल चेंज हो जाते हैं, इसलिए उसकी वैक्सीन बनाना पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि स्ट्रेन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इफेक्टिव नहीं होती, इसीलिए इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन जो है, इम्यूनाइजेशन जो है वो नहीं करते हैं अपन। तो इन्फ्लुएंजा इसका आंसर गया। वैक्सीन एडमिनिस्टर एज एन इंट्रानेजल स्प्रे एज एन नोज ड्रॉप्स, तो वैक्सीन जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है जो कि कैसी होती है, इंट्रानेजल होती है। तो ये भी याद रखना इन्फ्लुएंजा के बारे में कि इंट्रानेजल वैक्सीन होती है, बनाते हैं, बाकी इसकी वैक्सीनेशन इतनी काम इसलिए नहीं आती क्योंकि इसके स्ट्रेन जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। चलो, इन्फ्लुएंजा अगर आया है तो एक चीज और एक्स्ट्रा सुन लो कि जिस बंदे को एग से एलर्जी होती है ना, वो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन उसके लिए क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन किसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जो व्यक्ति को एग से एलर्जी है। तो एग एलर्जी वाले व्यक्तियों में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हमको नहीं देनी है, ये याद रखना। चलिए, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या होता है, तो ये क्वेश्चन किससे होगा, ये क्वेश्चन होगा NIS से। तो NIS में तो क्या है बताइए, NIS में हेपेटाइटिस बी की 0 डोज लगती है, हेपेटाइटिस बी की 0 डोज लगती है, फिर पेंटावेलेंट के साथ इसको लगा देते हैं 6 पे, 10 पे और उस पे। लेकिन एक बात याद रखो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन शेड्यूल इन अडल्ट्स, ना कि बच्चा। हम जब नेशनल शेड्यूल पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था इन्फेंट के लिए, हमने पढ़ा था चाइल्ड के लिए, हमने पढ़ा था प्रेग्नेंट मदर के लिए, हमने कहीं भी अडल्ट का यूज नहीं किया था। बच्चे अडल्ट जो होते हैं, मान लीजिए जैसे हम जो है नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, हमारा काम होता है ऐसे पेशेंट से डील करना जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको एक वैक्सीनेशन की जरूरत है, और मान लीजिए हमारे बचपन में वैक्सीनेशन जो है हेपेटाइटिस बी की नहीं लग पाई, तो किसी बच्चे को
अब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवानी है तो उसको कैसे करवानी है, तो उसकी डोजेस क्या होती हैं, तो उसकी डोजेस होती है, पहले वो जब जाएगा एक डोज उसको 0 डोज लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसको बोलेंगे 1 मंथ के बाद आना, 1 मंथ पे डोज लगेगी, उसके बाद एक 6 मंथ पे डोज लगती है। तो ये बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि हेपेटाइटिस बी का इम्यूनाइजेशन आपको करवाना है जब आप हॉस्पिटल सेटिंग में काम कर रहे हो, ठीक है। और डोज कब लगेगी, 0, 1, 6, तो जब जाओगे तो बिल्कुल याद ही हो जाएगा कि जब 0, 1 और 6 मंथ पे जाना पड़ेगा आपको लगवाने के लिए, ठीक है। चलिए, नियोनेट्स बॉर्न टू वुमेन इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी शुड अंडरगो विच ट्रीटमेंट। अब मान लो कोई बच्चा है, उसकी मदर को हेपेटाइटिस बी है, तो क्या उसको कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा हमको, तो बिल्कुल देना पड़ेगा। तो उसको क्या करेंगे हम कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसको 12 घंटे के अंदर अंदर हम दे देते हैं क्या, हेपेटाइटिस बी, एक मिनट, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। अब इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों दिया, तो देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि मदर जो है उससे हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, लेकिन जब तो कोई दिक्कत नहीं होती वैसे, लेकिन जब कॉर्ड कट करते हैं तो मदर का और फीटस का ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। जब मदर और फीटस का ब्लड जो है वो मिक्स होगा तो उससे क्या होगा, हेपेटाइटिस बी का उसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा हेपेटाइटिस बी, इसीलिए उसको आईजी देते हैं। देखो इम्यूनोग्लोबुलिन का काम होता है पैसिव इम्यूनिटी देना, कि तुरंत वो जाते हैं और एक बनी बनाई इम्यूनिटी होती है और वो या एंटीबॉडीज होती हैं और वो जो है एंटीजेंस को खत्म कर देते हैं। तो हमको तुरंत काम करना है क्योंकि बच्चे के शरीर में क्या है, अभी अभी ब्लड जो है मिला है हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट का जो उसकी मदर है, तो इसीलिए हमको इम्यूनोग्लोबुलिन देना है, प्लस उसको हेपेटाइटिस बी का जो है वैक्सीनेशन जो है वो तो करना ही करना है, ठीक है। तो अब देखो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन बर्थ पे और 1 मंथ पे करेंगे लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ। इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे बट वैक्सीन नहीं देंगे, ये भी गलत है, वैक्सीन तो देनी है, ठीक है। और आगे पढ़ो, क्या, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन विद इन 48 आवर्स, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इन फर्स्ट मंथ। तो बच्चे 48 आवर्स में नहीं देते, अपन विद इन 12 आवर्स में देनी होती है बर्थ के, और वैक्सीनेशन देनी होती है बर्थ पे, 1 मंथ पे और 6 मंथ पे। तो ये आंसर चला जाएगा आपका सही, ठीक है। अ चाइल्ड इज बोर्न टू अ वुमन who has tested HP as AG positive, should this infant receive the first dose of hepatitis B vaccine? हाँ, क्या उसको वैक्सीन की पहली डोज मिलनी चाहिए, तो भाई बिल्कुल मिलनी चाहिए, और 12 आवर के भीतर भीतर मिलनी चाहिए। अभी पढ़ा हमने 12 आवर के भीतर भीतर उसको एक हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबुलिन और एक वैक्सीन की डोज जो है फर्स्ट डोज वो मिल जानी चाहिए। चलिए, while discussing about post exposure prophylaxis of hepatitis B, तो हमें पता है पहले पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस क्या होता है, ये पता है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस होता है बच्चे कि जब हेपेटाइटिस बी से हम क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उसके बाद जो प्रोफिलैक्सिस यूज किया जाता है वो, अगर हम ने पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस फॉर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, करेक्ट प्रोसीजर ऑफ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस फॉर एन अनवैक्सीनेटेड हेल्थ वर्कर एंड द सोर्स इज अननोन। तो अगर सोर्स अननोन है और वो अनइम्यूनाइज्ड है, अनवैक्सीनेटेड है, उसको पहले कोई वैक्सीन नहीं मिली है, तो उसको सबसे पहले अपने को क्या देना है, सबसे पहले उसको देना है इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या देना है बच्चे, इम्यूनोग्लोबुलिन देना है। तो सबसे पहले क्या देंगे, एक डोज देंगे किसकी, हेपेटाइटिस बी के इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी की, ठीक है। और फिर उसको वैक्सीनेशन करेंगे कंप्लीट, कौन सा, कंप्लीट वैक्सीनेशन उसका करेंगे। और कितनी डोजेस देंगे, 1, 2, 0 डोज, 1 डोज, 3 डोज, 3 डोज जो है ये दी जाती है उसको, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ये कि कंप्लीट वैक्सीनेशन करना है प्लस उसको फर्स्ट डोज इम्यूनोग्लोबुलिन की भी देनी है, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, तो रूट क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, अगर हम बात करें तो रूट होता है हमारा इंट्रामस्कुलर रूट, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इंट्रामस्कुलर रूट होता है, जो रूट बच्चे पेंटावेलेंट का है, हेपेटाइटिस बी का वही होगा, HIV का वही होगा, DPT का वही होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए, ड्यूरिंग अ वैक्सीनेशन ड्राइव एट वेल बेबी क्लिनिक, a nurse observed that a recently hired जो nurse है is not wearing gloves. The nurse should advise the newly hired nurse too. तो बच्चे जो भी हमको प्रोसीजर करना है, देखो वैक्सीनेशन है, वैसे भी हम इंजेक्शन दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, छोटे बच्चों को दे रहे हैं, तो क्रॉस कंटामिनेशन के जो होते हैं वो भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्लस ऐसे केसेस में अपने को स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो होते हैं वो उनका ध्यान रखना होता है।
स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या होते हैं इनके बारे में नर्सिंग फंडा में आप डिटेल पढ़ोगे, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि इसमें होता है कि आपको पीपीई किट का इस्तेमाल करना है, मतलब आपको जो ग्लव्स हैं वो पहनने हैं, ठीक है, आपको मास्क लगाना है, तो ये सारी चीजें का यूज करना है। तो क्या स्पीक विद नर्स मैनेजर ऑफ टेक्निक्स, तो नहीं, नर्स मैनेजर के बारे को तो नहीं बताना है। कंटिन्यू विद द इम्यूनाइजेशन सिंस ग्लव्स आर नॉट नीडेड, नहीं, इम्यूनाइजेशन में ग्लव्स की जरूरत है। तो पुट ऑन ग्लव्स बिकॉज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड, हाँ क्योंकि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस रिक्वायर होते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोसेस में, इसलिए ग्लव्स अपने को पहनने पड़ेंगे। इवेलुएट द चाइल्ड अपीयरेंस टू डिटरमाइन वेदर ग्लव्स आर नीडेड, तो नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाइल्ड का अपीयरेंस कैसा है, कैसा भी बच्चा हो, उसको हमको ग्लव्स पहन के ही क्या करना है, इम्यूनाइज करना है। ठीक है बच्चे, तो ये अपने को याद रखना है। तो 140 तक हमने क्वेश्चन किए, केवल इसमें 12 और 13 क्वेश्चंस वैक्सीन के बचे हैं, जिनको हम अगली क्लास में खत्म करेंगे और एक नया टॉपिक जो है वो चालू करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आपसे ये है कि आप इसकी जो चारों क्लासेस हैं उनको लो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में डालो, बाकी जो है इस चैनल से जुड़े रहो और आपकी पीआर यादव की जो जर्नी है वो आप पूरी करेंगे हम आपके साथ। ठीक है, तो बच्चे थैंक्स, चलिए।